राजस्थान की अरावली रेंज से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती। लगभग 371 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह नदी गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है। अपने इस सफर में यह नदी न जाने कितने ही शहरों को अपना किनारा भी देती है, लेकिन इन शहरों में एक शहर ऐसा भी है जिसे साबरमती नदी ने किनारे के साथ साथ ऊंचाइयां भी दी है। 600 साल से पुराना यह शहर आज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बन चुका है। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद देश का 7वां सबसे बड़ा शहर। कभी गुजरात की कैपिटल रहे इस शहर ने महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी जैसे कई ऐतिहासिक लोग देश को दिए हैं। इस शहर पर शासन चाहे मुगलों का रहा हो या अंग्रेजों का, बहुत लड़ाइयां झेली इस शहर ने। डेक्कन का अकाल हो या हिंदू मुस्लिम दंगे हो, यह शहर हमेशा डट कर खड़ा रहा। एक वक्त पर अशावल कहे जाने वाले इस शहर का नाम कैसे अहमदाबाद हुआ, चलिए जानते हैं। अहमदाबाद शहर की शुरुआत हुई कहां से, इस बात का सही अंदाजा तो कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन एक पर्शियन स्कॉलर अल बिरूनी के मुताबिक यहां पर आशावल नाम का एक शहर हुआ करता था जिस पर भील जाति के लोगों का राज था। फिर गुजरात के एक जैन मोंक मेलाटुंगा लिखते हैं कि सोलंकी डायनेस्टी के राजा करण ने एक बार अपनी मिलिट्री के साथ आशावल पर अटैक कर दिया और इसे जीत लिया। उसके बाद करण ने यहां एक नया शहर बसाया और इसका नाम बदलकर कर्णावती रख दिया। अब सोलंकी राजाओं के बाद यहां राज किया वाघेला डायनेस्टी के राजाओं ने। 14वीं शताब्दी आते आते कर्णावती समेत पूरा गुजरात दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया। अब क्योंकि दिल्ली सल्तनत गुजरात से काफी दूर थी, तो दिल्ली सल्तनत के गवर्नर जफर खान मुजफ्फर ने अपने आप को दिल्ली से अलग कर लिया और वो जाकर बैठ जाते हैं गुजरात की गद्दी पे और खुद को गुजरात का सुल्तान बना देते हैं। साल 1411 में ये गद्दी मिलती है जफर खान के ग्रैंडसन यानी पोते को, जिसका नाम था सुल्तान अहमद शाह। अब सुल्तान अहमद शाह सुल्तान बनने के बाद गुजरात के लिए एक नई कैपिटल की तलाश में था। उसकी ये तलाश जाकर खत्म होती है कर्णावती शहर पर। उसने कर्णावती शहर के साथ जंगल का कुछ हिस्सा और साबरमती नदी के आसपास का इलाका मिलाकर के एक नया शहर बसाया और उसे अपनी कैपिटल बनाया और उसका नाम उसने रखा अहमदाबाद। अब आज के दिन अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। भारत के साथ साथ दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाने में इस शहर का जिस चीज ने सबसे ज्यादा साथ दिया वो है यहाँ की इंडस्ट्रीज, और उनमें भी स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पूरे देश में आज अहमदाबाद टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब बन चुका है और ये हब बनने के पीछे इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का तो हाथ है ही, साथ ही साथ इसके पीछे छिपी है एक बहुत शानदार कहानी। क्या है वो कहानी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अहमदाबाद ही क्यों टेक्सटाइल का हब है। इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कपड़े का प्रोडक्शन वहां होगा जहां कॉटन की भी पैदावार होगी। कॉटन यानी कि रुई। अब रुई उगाने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, कम बारिश और कम से कम 210 दिनों का फ्रोस्ट फ्री पीरियड। अब अहमदाबाद और उसके आसपास की जगह ये सारी की सारी शर्तें पूरी करते हैं। अहमदाबाद की मिल्स में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज्यादा कॉटन महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र में इचलकरंजी नाम की एक जगह है जो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन सप्लाई करती है। ये जो जगह है ये डेक्कन प्लेटो पर है, जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। यहाँ की काली मिट्टी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दूसरा फैक्टर है इस शहर से गुजरने वाली साबरमती नदी। ये जो साबरमती नदी है ये पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। देखिए, साबरमती एक बहती हुई नदी है, तो ये यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डाई वॉशिंग यानी कि फ्रेश डाई किए हुए कपड़े की एक्स्ट्रा डाई को वॉश करने में मदद करती है। इस नदी का ड्राई सैंड बेड यानी जो कि किनारा है वो ब्लीच किए हुए कपड़ों और थ्रेड को सुखाने में हेल्प करता है। हालांकि ये बात भी एक्नॉलेज करने लायक है कि इस नदी ने इस शहर को जितनी बरकत दी है उतनी ही इस शहर के लोगों ने इस नदी को इज्जत भी दी है। उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तीसरा कारण है यहाँ का क्लाइमेट, जो कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे सुटेबल क्लाइमेट है। चौथा कारण है यहाँ मिलने वाली चीप लेबर। एक तो यहाँ की अपनी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और दूसरा यहाँ पर माइग्रेटेड लेबर काफी ज्यादा अवेलेबल है। और पांचवा कारण है इस शहर की लोकेशन, जो कि कांदला पोर्ट जैसे सबसे बड़े सी पोर्ट के पास में है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत आसान हो जाता है।
इन सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा इतिहास ने भी अहमदाबाद का हमेशा साथ दिया। एक वक्त पर भारत पूरी दुनिया की जीडीपी में 25% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो कि पूरे के पूरे यूरोप के कंट्रीब्यूशन से भी ज्यादा थी। भारत में बने हैंडमेड कपड़ों की पूरी दुनिया में धूम थी। ब्रिटेन भी भारत से कॉटन, कपड़े, मसाले, कई सारी चीजें खरीदता था, जिसकी वजह से ब्रिटेन का बहुत सारा पैसा भारत में आता था और भारत ब्रिटेन से कुछ भी नहीं खरीदता था। इस वजह से ब्रिटेन का ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। अब भारत में बने हुए कपड़ों का क्रेज और अपने यहाँ ट्रेड इम्बैलेंस होता हुआ देखकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट को स्पेशली एक एक्ट पास करना पड़ा, जिसका नाम था कैलिको एक्ट। इस एक्ट के जरिए उन्होंने भारत से आने वाले हैंडमेड कपड़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब इस एक्ट ने भारत की हैंडमेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बिजनेस की कमर तोड़ी एक किताब ने। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के एक डॉक्टर जॉन फोर्ब्स वॉटसन ने एक किताब लिखी। दरअसल ये किताब नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर किया गया अब तक का सबसे जबरदस्त अटैक था। इस किताब की खास बात यह थी कि इस किताब में कुछ भी नहीं लिखा था, बल्कि इस किताब के हर पन्ने पर हैंडमेड प्रिंटेड कपड़े का एक सैंपल प्रिंट छापा गया था। और इस किताब में 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 700 से ज्यादा पेजेस थे। दरअसल ये किताब एक प्लान था, जिसके जरिए भारत के अलग अलग जगहों से कपड़े के लोकल कारीगरों द्वारा बनाए गए कपड़े का प्रिंट लेना था और उन सारे प्रिंट्स को ब्रिटेन बेचकर टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी थी और फिर सेम प्रिंट को हाथ की बजाय मशीन से बनाकर कम रेट में भारत में वापस बेचना था। यानी कि जो काम भारत में हाथ से होने की वजह से महंगा पड़ रहा था, वो काम ब्रिटेन में मशीन से होने की वजह से बहुत सस्ता हो गया। वॉटसन ने एक के बाद एक ऐसी कई किताबें लिखी और उसका एक ओपन म्यूजियम बना दिया। इस म्यूजियम में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर आते थे और वहां से ये डिजाइन कॉपी करके ब्रिटेन में मशीनों से बिल्कुल वैसा कपड़ा बनाते और भारत में बेचते। हजारों सालों से एक्सपोर्टर बना भारत कुछ ही साल में अपनी ही चीज का इंपोर्टर बन गया। और उधर ब्रिटेन के लैंकनशायर में बेतहाशा फैक्ट्रीज लग रही थी। साल 1860 तक यहाँ 2650 कॉटन मिल्स लग चुकी थी, जिनमें तकरीबन 4,40,000 लोग काम कर रहे थे। भारत को बर्बाद करके ब्रिटेन खुद आबाद हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा आपको ढूंढ ही लेता है। ब्रिटेन ने भारत को बर्बाद किया, लेकिन ब्रिटेन से ही भारत वापस आबाद होने वाला था। अब क्योंकि ब्रिटेन इतना कपड़ा बनाता था, तो कपड़ा बनाने के लिए उसे कॉटन की भी जरूरत थी और ये कॉटन वो मंगवाता था अमेरिका के सदर्न स्टेट से। बात है साल 1861 की, जब अमेरिका के सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स के बीच में सिविल वॉर शुरू होती है। सदर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ स्टेट्स को कॉटन स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, जैसे कि मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास। यानी यहाँ काफी ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता था, जिसकी वजह से ये स्टेट्स खुद को किंग कॉटन भी कहते थे। और नॉर्थ के स्टेट्स को स्लेव स्टेट्स माना जाता था, यानी कि वहां के लोग साउथ के इन स्टेट्स की स्लेवरी यानी कि गुलामी करते थे। साउथ के ये स्टेट्स बहुत भारी मात्रा में कॉटन को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में बेचते थे। सिविल वॉर की वजह से साल 1861 में साउथ अमेरिका के कॉटन मर्चेंट्स ने किंग कॉटन की पावर को दिखाने के लिए कॉटन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और न्यू इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकाएक बंद होनी शुरू हो गई, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बिना कॉटन के काम नहीं कर सकती थी। अब अमेरिका में होने वाली इस सिविल वॉर का पूरा फायदा मिलता है भारत को। जब ब्रिटेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो कॉटन के लिए रुख करते हैं भारत का, और भारत आने वाली इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते हैं उस वक्त के एक इंडस्ट्रियलिस्ट राय बहादुर रणछोड़लाल छोटालाल। रणछोड़लाल कस्टम डिपार्टमेंट के एक क्लर्क थे। साल 1853 में रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। रणछोड़लाल इस बात को एक चैलेंज की तरह लेते हैं और बिजनेसमैन बनने की ठान लेते हैं, और वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में ही थे जो अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से उन्हें मिल जाती है। वो कहीं से 1 लाख रुपए की इनिशियल कैपिटल इकट्ठी करते हैं और अहमदाबाद में अहमदाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड के नाम से 1861 में अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है अहमदाबाद में लगने वाली ये पहली टेक्सटाइल मिल थी। रणछोड़लाल की मिल की सक्सेस को देखकर साल 1871 और 1877 में अंबिदास और मनसुख भाई ने 2 और मिल्स लगाई। इसके बाद अहमदाबाद में कैलिको मिल्स, बागीचा मिल्स और एक के बाद एक कई मिल्स खुलती चली गई। साल 1905 आते आते यहाँ पर तकरीबन 33 मिल्स खुल चुकी थी। लेकिन इस शहर की
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सुनहरा दौर तब शुरू होता है जब यहाँ शुरुआत होती है अरविंद मिल्स की। वैसे तो ये मिल साल 1897 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये सिर्फ साड़ियां बनाया करती थी। ये मिल शुरू करी थी 3 भाइयों ने, जिनका नाम था कस्तूर भाई, नरोत्तम भाई और चिमन भाई। इनमें सबसे अहम किरदार है कस्तूर भाई लाल भाई। ये एक मारवाड़ी जैन परिवार से थे। साल 1912 में कस्तूर भाई रायपुर की एक मिल में एक चेयरमैन के तौर पर अपना करियर शुरू करते हैं, लेकिन इस वक्त तक मिल का कामकाज सही तरीके से शुरू नहीं हुआ था। तो चेयरमैन रहते हुए भी कस्तूर भाई मिल के ऑपरेशनल लेवल के काम भी साथ साथ किया करते थे, और इस वजह से वो मिल में माल सप्लाई करने वालों के साथ डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। इस दौरान वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। दुनिया के लिए एक नेगेटिव चीज थी, लेकिन कस्तूर भाई इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं। महात्मा गांधी का स्वदेशी मूवमेंट जो उसी दौरान हो रहा था, वो भी उनके काम में जान डाल देता है। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जड़ें और भी मजबूत हो जाती है और उनका काम चल पड़ता है। कस्तूर भाई को आगे चलकर साथ मिलता है उनके मेंटर और सबसे भरोसेमंद जनरल मैनेजर दया भाई पटेल का, जिनकी मदद से वो साल 1920 में अशोका मिल्स की शुरुआत करते हैं। मारवाड़ी और गुजराती ये दोनों ही हमेशा से अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, और ये दोनों अगर मिल जाए तो ये हमेशा इतिहास ही बनाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में भी, जहां कस्तूर भाई एक मारवाड़ी थे और दया भाई एक गुजराती थे। जनरल मैनेजर रहे दया भाई मोतीलाल पटेल एक बहुत ही विजनरी इंसान थे। उन्हीं की सलाह पर साल 1924 से लेकर साल 1938 के बीच कस्तूर भाई ने 5 और नई मिल्स खरीदी, जिनमें से एक मिल थी अरविंद मिल, जिसे उन्होंने साल 1931 में शुरू किया। अब अरविंद मिल समेत इनके पास टोटल 7 मिल्स थी। कस्तूर भाई ने अपने 7 मिलों में सबसे पहले मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगवाए। साल 1939 में उनके पास पूरे भारत की टोटल स्पिनिंग कैपेसिटी का 12% हिस्सा था, और पूरे भारत में लाल भाई ग्रुप अकेला भारत का 7वां सबसे बड़ा कॉटन कंज्यूमर था। साल 1952 में कस्तूर भाई के ट्रस्टेड एडवाइजर दया भाई मोतीलाल पटेल ने उन्हें एक नई मिल अतुल लिमिटेड की फाउंडेशन रखने में मदद करी। ये भारत की पहली डाई स्टफ मैन्युफैक्चरर थी, जो यूएसए की अमेरिकन साइनामाइड कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही थी। अतुल मिल का इनॉग्रेशन खुद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आप मॉल्स में जितने भी कपड़ों को ब्रांडेड कपड़े समझकर खरीदते हो कि ये कोई फॉरेन के हाई फाई ब्रांड्स होंगे, वो दरअसल अरविंद मिल के अपने प्रोडक्ट या फिर उनके कोलैबोरेटेड ब्रांड्स हैं, जैसे कि फ्लाइंग मशीन, कैल्विन केविन, टॉमी हिलफिगर हो या फिर एरो। पहली मिल खुलने से लेकर आज तक अहमदाबाद ने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेक्सटाइल की वजह से अहमदाबाद इतना ज्यादा डेवलप हुआ कि देश का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में खोला गया। ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो भारत दुनिया में टेक्सटाइल का 3रा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और उसे इस जगह तक पहुंचाने में अहमदाबाद का सबसे बड़ा हाथ है। इस शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिच हिस्ट्री को दिखाने के लिए यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल भी बनाया गया है। आप जब भी अहमदाबाद विजिट करें, यहाँ जरूर जाएं। बाकी कल्चर, विमेन सेफ्टी, एनवायरनमेंट, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, आप कोई भी मुद्दा लें, अहमदाबाद ने हर मुद्दे में अपने आप को बेहतर ही बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।